नमस्कार साथियों, महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आपके सामने उपस्थित हैं वीडियो नंबर 7 लेकर, जो है सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल। इससे पहले वाली वीडियो में हमने सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का जिक्र किया था और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कुछ प्रमुख स्थलों की, वहां से प्राप्त कुछ पुरावशेषों की। पर इसी बीच कुछ और बातें जो पिछली वीडियो से जुड़ती हुई विशेषताओं को समाहित करती हुई यहाँ पर शेष हैं, उनकी पहले बात कर लेते हैं। एक तो हमें ध्यान रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो मुख्य संकेंद्रण है वो कहां पर है। मुख्य संकेंद्रण की बात करें तो ये घग्गर हाकरा क्षेत्र, सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य संकेंद्रण किस क्षेत्र में है, तो हम इसका आंसर क्या देंगे, घग्गर हाकरा क्षेत्र। क्या है ये, आपको बताएं, शिवालिक की पहाड़ियों से निकलकर एक वर्षा ऋतु में बरसाती नदी बहती है, जो राजस्थान में गंगानगर, थोड़ा सा ऊपर से लेके चले हम इसको, राजस्थान में गंगानगर के अनूपगढ़ से होते हुए पाकिस्तान में एंटर करती है और इस नदी को घग्गर कहा जाता है और इसी नदी को पाकिस्तान के अंदर हाकरा के नाम से जाना जाता है। अब ये घग्गर नदी कौन सी है, तो बहुत सारे इतिहासकारों का मत ये है कि ये प्राचीन सरस्वती, जिसका उल्लेख ऋग्वेद से ही हमें प्राप्त हो जाता है, वहां पर जो उल्लेखित सरस्वती नदी है वही घग्गर है और उस घग्गर का नाम पाकिस्तान में हाकरा हो जाने की वजह से इस पूरे क्षेत्र को, जो कि यहाँ पर हिमाचल और हरियाणा की सीमा से स्टार्ट होकर और ये पाकिस्तान तक फैला हुआ है, इसी मुख्य क्षेत्र में हमें सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मुख्य रूप से दिखाई देते हैं। इसलिए इसका मुख्य केंद्र या संकेंद्रण कहाँ माना गया है, तो घग्गर हाकरा क्षेत्र में माना गया। चलिए, इसके बाद हम बात करें कि भारत में सबसे ज्यादा स्थल हमें कहाँ प्राप्त है। सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे ज्यादा स्थल स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कहाँ से प्राप्त किए गए, तो गुजरात से प्राप्त किए गए। ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस तरह के वस्त्रों का उपयोग करते थे, तो आपको ध्यान रखना है, सूती और ऊनी। एग्जाम में रेशमी का संदर्भ भी आएगा, पर रेशम का उपयोग इस समय तक मनुष्य ने स्टार्ट संभवतः नहीं किया है और इस वजह से सूती और ऊनी वस्त्रों का उपयोग ही आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर लोगों के मकान मुख्यतः पक्की ईंटों के हैं और पक्की ईंटों का साइज क्या है, तो इसका एक अनुपात पूछा जाता है, 4:2:1, अर्थात जितनी भी ईंटें मुख्यतः प्राप्त की गई हैं उनकी लंबाई यदि 4 है तो चौड़ाई 2 और ऊंचाई है। इस तरह के अनुपात की ईंटें इस सभ्यता युग में बनाई गई और उपयोग में लाई गई और मुख्यतः पक्की ईंटों का ही इस्तेमाल इन्होंने किया है। इसके अलावा बात करते हैं, ऋग्वेद में एक शब्द मिलता है हरियूपिया। इस हरियूपिया की समानता हड़प्पा से की गई है। वीनर महोदय ने हरियूपिया शब्द की जो समानता की है वो हड़प्पा से की है और ये समानता स्थापित करने वाले जो इतिहासकार हैं उनका नाम मुख्य रूप से हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जो पिछली वीडियो से हमें जोड़नी है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे उनका समाज 2 या 3 भागों में विभाजित था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो निवास स्थान है उससे इस संदर्भ में हमें जानकारी प्राप्त होती है। यदि हम थोड़ा सा डिटेल करने की कोशिश करें, मान लीजिए ये जमीन है, जमीन के अंदर जब हम खुदाई करते हैं किसी स्थल पर, मान लीजिए मोहनजोदड़ो है, तो यहाँ पर आपको एक ऊंचा टीला मिलेगा, अर्थात एक जो जन निवास है, लोगों की जो बस्ती है वो बहुत ऊपर मिल जाएगी
और उससे थोड़ी सी दूरी पर ये एक और बस्ती मिलेगी जो आपको थोड़ी सी नीचे मिलेगी। दो तरह के टीले मानेंगे, ज्यादातर स्थानों पर हमें दो तरह के टीले मिलते हैं, एक ऊंचा टीला और एक नीचा टीला के नाम से इतिहासकारों ने इनको संबोधित किया है। अब जो ऊंचे टीले के मकान हैं वो अपेक्षाकृत बड़े हैं, सुविधा संपन्न दिखाई देते हैं, जबकि जो नीचे वाला टीला है इसके मकान आमतौर पर तुलनात्मक रूप से छोटे हैं। इससे क्या पता लगता है? इससे ये पता लगता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में समाज के दो स्तर निश्चित रूप से थे। ज्यादातर स्थलों से हमें दो स्तर ही प्राप्त होते हैं, और ये स्तर किस आधार पर विभाजित होंगे तो प्रश्न पूछा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के सामाजिक स्तर का विभाजन किस आधार पर हुआ? जाति के आधार पर, वर्ण के आधार पर, धर्म के आधार पर। यहाँ हम देखें तो इससे ये पता लगता है कि सुविधा संपन्नता के आधार पर अर्थात आर्थिक आधार पर यह समाज दो भागों में विभाजित था। और जब मैंने इसे तीन भागों में भी लिखा है तो इसका कारण ये है कि धोलावीरा जो गुजरात में है वहां से हमें इस सभ्यता के त्रिस्तर अर्थात समाज के तीन स्तरों की जानकारी प्राप्त होती है। एक और मध्यम टीला भी हमें प्राप्त होता है, और यहाँ पर मध्यम वर्ग की उपस्थिति का प्रमाण भी हमें प्राप्त होता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि समाज दो या तीन भागों में विभाजित था, और उसका आधार क्या है, बेसिक क्या है उसका, तो वो आर्थिक आधार है जिसके आधार पर समाज को यहाँ पर डिवीजन में देखा जा सकता है। तो ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। और एक और महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं, आपको बताया रंगपुर और प्रभास पाटन, ये दोनों ही स्थल गुजरात में हैं, और इन दोनों स्थलों से हमें इस संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता के अंतिम दौर के प्रमाण मिलते हैं। अंतिम दौर का मतलब जब हम इनकी बात करते हुए इसको 2500 से 1500 के आसपास तक लाने की कोशिश करते हैं, तो ये अंतिम दौर जो है 1500 के आसपास के ही अवशेष प्राप्त होते हैं। और इस वजह से रंगपुर और प्रभास पाटन को सिंधु घाटी सभ्यता के औरस पुत्र कहा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंधु घाटी सभ्यता के औरस पुत्र किन स्थलों को कहा गया है? तो आपको ध्यान रखना, रंगपुर और प्रभास पाटन को क्यों कहा गया है? क्योंकि पूरी सभ्यता को आप पिता मान लीजिए, और उनके पुत्र के रूप में अंतिम अवशेष के रूप में हमें रंगपुर और प्रभास पाटन के प्रमाण प्राप्त होते हैं। तो ये भी हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। चलिए अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों की, और इन स्थलों में सबसे पहले उत्खनित जो स्थल है उसी की बात से शुरू करते हैं। सबसे पहला स्थल जो हमारे पास है उसका नाम है हड़प्पा। हड़प्पा की खोज किसने की? तो राय बहादुर, दयाराम साहनी। कब की? 1921 में। लोकेशन क्या है? पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, और मोंटगोमरी नाम के जिले में। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी नाम के जिले में इसकी स्थिति, जब इसे पाया गया, इस स्थान को खोजा गया, उस समय की स्थिति थी। वर्तमान में मोंटगोमरी के स्थान पर साहिवाल जिला है। तो साहिवाल जिले में वर्तमान अवस्थिति हम इसकी कह सकते हैं। और इसका जो उत्खनन किया गया वो रावी नदी के तट पर किया गया। हड़प्पा कहाँ स्थित है? रावी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, अब बात करते हैं हड़प्पा से प्राप्त होने वाले मुख्य अवशेषों की। हड़प्पा से हमें क्या क्या मिला तो आपको बताएं। मातृ देवी की मूर्ति या मूर्ति का चित्रांकन। दूसरी बात करें स्वास्तिक का चिन्ह, शंख का बैल, पत्थर की नर्तक की मूर्ति, नरकबंध, R37 कब्रिस्तान। एक और कब्रिस्तान में मिला है HR, इसका भी ध्यान रखना हमें। इसके अलावा अनाज पीसने के
अनाज पीसने के चबूतरे, श्रमिक आवास, और चलिए ताम्र गलाने की भट्टियां, सिक्सटीन है, इनकी संख्या 16 है। इसके बाद बात करते हैं तांबे का पैमाना, तांबे का पैमाना, तांबे की इक्का गाड़ी, इसके अलावा एक दो महत्वपूर्ण बातें और, खरगोश को पकड़े हुए, कुत्ते की मूर्ति और सांप को पकड़े हुए, गरुड़ की मूर्ति। ये सारी चीजें यहाँ से प्राप्त होती है। एक बार में देखने को बहुत ज्यादा लग सकती हैं, ऐसा लगेगा ऐसे कैसे याद होगा, इतना सारा हो जाएगा, बहुत सारे स्थल हैं। तो देखिए हमको बहुत ज्यादा नहीं, 4 स्थलों के बारे में ही बहुत डिटेल जाना होता है। उसके अलावा सामान्य सी एक एक दो जानकारियों से ही हम रूबरू होंगे। चलिए कोशिश करते हैं याद करने की सबको। एक तो हमें पता लगे क्या चीज क्या है। तो पहले तो मातृ देवी की मूर्ति या चित्रांकन, मातृ देवी जिसका जिक्र हमने किया था कि मातृ देवी की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य रूप से करते हैं, और जिसके गर्भ से एक वृक्ष की उत्पत्ति, पेड़ की उत्पत्ति दिखाई देती है, तो वो चित्रांकन हमें यहाँ पर प्राप्त होता है। स्वास्तिक का चिन्ह मिलता है। स्वास्तिक हम लोग जानते हैं किस तरह का होता है, धार्मिक प्रयोजन में हिंदुओं द्वारा काम में लिया जाता है मुख्य रूप से। शंख का बैल, छोटे छोटे शंखों को जोड़कर एक बैल की आकृति देने की कोशिश की गई है। नर्तक की मूर्ति, मेल डांसर की मूर्ति यहाँ पर मिली है। नर कबंध मिला है। नर कबंध का मतलब यह है कि एक ऐसी मूर्ति मिली है जिसमें सिर नहीं है, केवल धड़ है। इसके अलावा एक कब्रिस्तान मिला है जिसे इतिहासकारों ने 837 नाम दिया है। उसके सिंधु घाटी के बाद वाले काल के कुछ और अवशेष जो मिले हैं, जो कंकाल आदि मिले हैं, वो HR कब्रिस्तान के नाम से जाना जाता है। अनाज पीसने के चबूतरे मिले हैं, वृत्ताकार। इसके अलावा श्रमिक आवास मिला है। श्रमिक आवास का मतलब जिस तरह से ईंट के भट्टों पर छोटे छोटे कमरे बनाए जाते हैं, कक्ष बनाए जाते हैं जहाँ पर मजदूर जो है वो रहते हैं, उस तरह के आवास यहाँ पर मिले हैं। ताम्र को गलाने की भट्टियां हमें प्राप्त हुई हैं यहाँ से। और कितनी भट्टियां मिली हैं तो आपको बताएं 16 भट्टियां मिली हैं। तो इसका मतलब तांबे का वृहद प्रयोग हड़प्पा में देखने को मिलता है। और इसका एक और उदाहरण हमें तांबे का पैमाना काफी बार पूछा जाता है। तांबे की इक्का गाड़ी मिली है। उसके अलावा खरगोश को पकड़े कुत्ते की मूर्ति और सांप को पकड़े गरुड़ की मूर्ति, इस तरह की मूर्तियां भी हमें प्राप्त हुई है। अब हमें याद कैसे रखना है, एक बार थोड़ा सा इसको कोशिश करते हैं, डिटेल करते हैं। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल हड़प्पा, और साधारण तरीके से कोशिश करेंगे इसको याद करने की। सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल हड़प्पा, और हड़प्पा से सबसे पहले जो प्राप्त है वो है मातृ देवी। तो लेडीज फर्स्ट है, तो सबसे पहला प्रमाण आपका क्या मिलेगा, मातृ देवी के चित्रांकन का प्रमाण मिलेगा। मातृ देवी की पूजा किससे की जाएगी, स्वास्तिक से और शंख से। याद रखने का तरीका है, बड़ा सिंपली हम इसको कोशिश कर रहे हैं। मातृ देवी की पूजा किससे की जाएगी, स्वास्तिक से और शंख से की जाएगी। और इसके सामने एंटी जेंडर का डांस होगा। इसका मतलब जब महिला है देवी के रूप में, तो यहाँ पुरुष का नृत्य होगा। पुरुषों का नृत्य अच्छा होता नहीं है आमतौर पर, इसलिए सिर काट दिया जाएगा, मतलब नर का बंद हो जाएगा। और जब नर का बंद हो जाएगा तो डेफिनेटली आदमी मर जाएगा। वो कहाँ जाएगा, R37 कब्रिस्तान में जाएगा। तो ये 6 आपको एक साथ याद रखने हैं। मातृ देवी है, उनकी पूजा स्वास्तिक और शंख से की जाएगी। फिर उनके सामने नर्तक होगा। नर्तक का डांस अच्छा नहीं होगा तो सर काट दिया जाएगा, नर का बंद हो जाएगा। और जब नर का बंद हो जाएगा तो मृत्यु के बाद R37 कब्रिस्तान हो जाएगा। तो आपको 6 एक बार में याद रखने हैं। उसके अलावा 2 आपको इस तरह से याद रखने हैं कि अनाज पीसने के चबूतरे मिले। इसका मतलब अनाज उगाया जाता था, और अनाज उगाने के लिए श्रमिक होते थे, उनका आवास भी हमें यहाँ से प्राप्त हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद तांबे से संबंधित 3 महत्वपूर्ण जानकारियां यहाँ पर मिली। याद ये रखना है कि हड़प्पा के लोगों ने तांबे का वृहद प्रयोग किया है। 16 भट्टियां मिली हैं।
फिर पैमाना मिला है और तांबे की इक्का गाड़ी में। ये तीनों को एक साथ हम संयोजित करने की कोशिश करें कि ताम्र का उपयोग किया है। उसके अलावा आपको यहाँ पर दो पशुओं को पकड़े जाने की संभावना शिकार किए जाने की संभावना यहाँ पर दिखाई देती है। तो अगर आपको खरगोश को यदि कुत्ता हड़प ले तो भी हड़प्पा है, और यदि सांप को गरुड़ हड़प ले तो भी हड़प्पा है। तो आपको हड़प्पा के नाम से इन दोनों संदर्भों को भी ध्यान में रखना है। और इस तरह से हड़प्पा सभ्यता के ये 13 प्रमाण हमें मुख्य रूप से ध्यान रखने हैं, और सबसे महत्वपूर्ण स्थलों में हड़प्पा पहला स्थल था। ठीक है, तो ये सब जानकारी हड़प्पा के बारे में हुई। अब चलते हैं इससे आगे की जानकारी करने के लिए, और इससे अगला स्थल जो है उसका नाम है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के बारे में बात शुरू करते हैं। देखिए, मोहनजोदड़ो जो शब्द है इसकी उत्पत्ति सिंधी भाषा से हुई है, और सिंधी भाषा में इसका अर्थ है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला, इसे सिंध का नखलिस्तान कहते हैं, इसे सिंध का बाग कहते हैं, और मृतकों का टीला कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये सिंध क्षेत्र में है। मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? सिंध क्षेत्र में है। तो सिंध का नखलिस्तान ओएसिस होता है, इसका मतलब रेगिस्तान के अंदर पानी की थोड़ी सी जगह, और क्योंकि सिंध में रेगिस्तानी क्षेत्र है तो वहां पर पानी का क्षेत्र यही था मुख्य रूप से, इसलिए इसे सिंध का नखलिस्तान, सिंध का बाग, इन नामों से भी जाना जाता है। एक और बात बताएं आपको, मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है, और इसके बारे में ये कहा जाता है, इसके जो प्रमाण मिलते हैं वो 7 स्तरों के मिलते हैं, और 7 स्तरों की वजह से 7 बार उजड़ा और बसा नगर भी कहा जाता है। तो ये मोहनजोदड़ो के बारे में कुछ सामान्य जानकारियां, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा होने की वजह से जितने भी स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के प्राप्त हुए हैं, सबसे बड़ा नगर है, तो 7 बार उजड़ा और बसा नगर है। मोहनजोदड़ो की खोज को और देख लेते हैं। 1922 में इसकी खोज की गई राखल दास बनर्जी के द्वारा। हम जानते हैं कहाँ पर है ये, पाकिस्तान में है ये। पाकिस्तान के अंदर सिंध प्रांत में लरकाना जिले में, सिंध प्रांत में लरकाना जिले में मोहनजोदड़ो की प्राप्ति हुई है, और मोहनजोदड़ो के अवशेषों की प्राप्ति हुई है। 1922 में राखल दास बनर्जी ने इसकी खोज की है, और आपको ध्यान रखना है ये सिंध में है और सिंधु नदी के तट पर, सिंध में है और सिंधु नदी के तट पर है। तो ये सब जानकारियां हमें पहले राउंड में यहाँ पर समाहित कर लेनी है। अब मोहनजोदड़ो बड़ा फेमस रहा है, अभी आपने देखा एक फिल्म भी इस पर आई थी, और मोहनजोदड़ो पर एक कहानी सी बनाने की कोशिश की गई वहां पर। तो यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण स्थल हमें प्राप्त होते हैं, जिनका जिक्र हम कर लेते हैं। चलिए देखिए क्या क्या मिला है मोहनजोदड़ो से। सबसे पहले पशुपति शिव का चित्रांकन। बहुत सारा प्रिस्क्रिप्शन होगा, बहुत सारा डिस्क्राइब करना होगा साथ में। पशुपति शिव का चित्रांकन मिला है, और यहाँ पर मिली है कांसे की नर्तकी की मूर्ति। तीसरी बात करते हैं, यहाँ पर वाद्य यंत्र के प्रमाण भी मिले हैं। वाद्य यंत्र के प्रमाण भी मिले हैं। उसके बाद देखिए वृहद अन्नागार, वृहद स्नानागार, स्तूप, टीला, सभ्यता स्थल, स्तूप, टीला, सभ्यता स्थल। उसके अलावा महाविद्यालय भवन, सभा भवन,
वस्त्र तथा धागे के प्रमाण, योगी, पुजारी या पुरोहित की मूर्ति, इसके अलावा मलेरिया से मृत्यु के साक्ष्य, मलेरिया से मृत्यु के साक्ष्य, इसके अलावा दो बाघों से लड़ता हुआ एक मनुष्य, इस तरह का चित्रांकन भी हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ है। और ये सारी की सारी चीजें मुख्य रूप से हमने सारी बात कर ली है, कोई और होगा तो हम इसमें ऐड कर लेंगे। ये सारे प्रमाण हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। अब इस पे हम डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या क्या चीज हमें मिली है और उसका क्या संदर्भ यहाँ पर है। यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए, पशुपति शिव का चित्रांकन, आपको बताया एक मुद्रा मिली है, उस पर शिव जैसा एक चित्रांकन है, शिव मान लिया गया है। और उस पशुपति इसलिए कहा गया क्योंकि उसके चारों तरफ पशु हैं। तो प्रश्न ये पूछा जाता है पहले तो ये कि यह मुद्रा किससे प्राप्त हुई, तो आपको बताएं अर्नेस्ट मैके को प्राप्त हुई। अर्नेस्ट मैके को ये मुद्रा प्राप्त हुई और इन्होंने मार्शल को दे दी। जॉन मार्शल जो उस समय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे, उन्हें दे दी और उन्होंने इसे आद्य शिव कहा। एग्जाम में पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता से जो पशुपति शिव का चित्रांकन मिला है, मुद्रा मिली है, उसे आद्य शिव किसने कहा, तो जॉन मार्शल ने कहा। ये ध्यान रखना है आपको। इस आद्य शिव के चारों तरफ चार पशु जो हैं वो कौन कौन से हैं, तो हाथी, गेंडा, भैंसा और बाघ। अभी राजस्थान में लेक्चरर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है जहां पर बैल को एक ऑप्शन बनाया गया और लगता है कि बैल हो सकता है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में बैल की बड़ी कीमत है, उसे हम राज के पशु तक मान रहे हैं, पर यहाँ पर वो शामिल नहीं है। ये ध्यान रखना है आपको। हाथी, गेंडा, भैंसा और बाघ, ये चार शिव के साथ चित्रांकित पशु हैं और इस वजह से ही इन्हें पशुपति शिव कहा गया। कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है जो नृत्य मुद्रा में है। वाद्य यंत्र के प्रमाण मिले हैं तो ये माना जा रहा है कि प्राचीन तबले का प्रमाण है। इसके अलावा बृहत अन्नागार मिला है। आपको बता दें सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हैं, संरचनाएं हैं, परंतु मोहनजोदड़ो की इतनी सारी बड़ी संरचनाओं में से सबसे बड़ी संरचना जो है ये अन्नागार है। सबसे बड़ी संरचना मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी संरचना किसे कहा जाता है, स्वीकार किया जाता है बृहत अन्नागार को। हालांकि ध्यान रखें हड़प्पा में भी अन्नागार प्राप्त हुए हैं और सबसे बड़ा अन्नागार कहाँ से मिला है, तो वो मोहनजोदड़ो से मिला है। चलिए इसके बाद बात करते हैं बृहत स्नानागार। पूरे विश्व में एकमात्र ऐसा स्नानागार या बिग बाथरूम जो उस समय किसी सभ्यता में नहीं है और इसके अंदर बहुत छोटे छोटे कई बाथरूम्स हैं और छोटे छोटे बाथरूम्स से मिलकर ऐसा लगता है कि कोई सामुदायिक आयोजन, कोई मेले त्योहार का आयोजन ये लोग करते होंगे। इस बृहत स्नानागार को जॉन मार्शल ने विश्व की चमत्कारिक वस्तु कहा है। विश्व की चमत्कारिक या आश्चर्यजनक वस्तु किसने कहा, जॉन मार्शल ने कहा। और किसे कहा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहत स्नानागार को कहा। तो ये भी हमें बहुत ध्यान रखना है, प्रश्न पूछा जाता है। स्तूप, टीला, सभ्यता स्थल, जिस स्थान पर हमने मोहनजोदड़ो की खुदाई का कार्य किया, जिस स्थान पर हमने खुदाई का कार्य किया उसके पास में ही एक बौद्ध स्तूप प्राप्त हुआ है। आपको ध्यान रखना है, बौद्ध स्तूप प्राप्त हुआ है कहाँ पर, जहां मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई है उसके पास में ही। और जब स्तूप प्राप्त हुआ है तो प्रश्न उठता है ये किसका था। बाद में इसका निर्माण कराया गया था कनिष्क ने। कनिष्क के द्वारा कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने एक स्तूप बनवाया था और इस वजह से मोहनजोदड़ो को स्तूप, टीला, सभ्यता स्थल भी कहते हैं। तो ये एक सामान्य सी जानकारी आपको ध्यान रखनी है कि जो स्तूप प्राप्त हुआ है वो कुषाण काल के शासक कनिष्क ने स्थापित कराया था।
चलिए, एक महाविद्यालय भवन भी मिला है जिसे पुरोहित भवन के नाम से भी लोग मान रहे हैं, पुरोहित भवन के नाम से भी स्वीकार करते हैं। यहाँ पर मैं जिक्र करना चाहूंगा एक और बात का। कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि मोहनजोदड़ो की जो शासन व्यवस्था थी वो धर्म पर आधारित थी, क्योंकि यहाँ पर जो पुरोहित मिला है, पुरोहित आवास मिला है, वो भव्य मिला है और ऐसा लगता है कि कहीं शासन की सारी व्यवस्थाएं यहीं संकेंद्रित होती थी, यहीं से प्रसारित होती थी। तो ऐसी संभावना व्यक्त की गई है। हालांकि वही बात है कि अभी तक लिपि के बारे में जानकारी नहीं मिलने से हम इस बारे में कंफर्मली कुछ भी नहीं कह सकते। सभा भवन प्राप्त हुआ है, एक बड़ा सा भवन मिला है जिसे सभा भवन स्वीकार किया गया है। वस्त्र और धागे के प्रमाण, पूरे विश्व में बुनाई के माध्यम से वस्त्र निर्माण के ये प्रथम प्रमाण है। बुनाई के माध्यम से वस्त्रों के निर्माण के ये प्रथम प्रमाण हमें प्राप्त हुए हैं। और आपको बता दें कि ये कैसे मिले हैं। चांदी का एक जार है, उस जार के ऊपर लिपटा हुआ वस्त्र मिला है। हालांकि और प्रमाण भी है, पुरोहित ने वस्त्र धारण कर रखा है जो चित्रांकित होता है उस मूर्ति के ऊपर। मूर्ति में ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कुछ पहन रखा है शोल जैसा, तो वो भी वस्त्र का एक प्रमाण है। परंतु वस्त्र भी प्राप्त हुआ है चांदी के जार पर, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। वस्त्र और धागे के प्रमाण भी हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। योगी, पुजारी या पुरोहित की एक मूर्ति मिली है। और आपको बताएं कि एक ऐसी मूर्ति जिसमें एक मनुष्य जिसकी आंखें आधी बंद हैं और उसकी मूर्ति यहाँ पर मिली है। इसे कुछ इतिहासकारों ने योगी, कुछ ने पुजारी और कुछ ने पुरोहित स्वीकार किया है। अब यदि हम इन्हें योगी मान लेते हैं तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा संदर्भ यहाँ पर निकल के आता है कि योग की शुरुआत पतंजलि से ना होकर कहीं ना कहीं सिंधु घाटी सभ्यता से ही आरंभ हो गई थी। और इसके प्रमाण हमें कहाँ, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हो जाते हैं। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो हमसे पूछा जाता है। इसके अलावा बात करें तो मलेरिया से मृत्यु के साक्ष्य संयुक्त राज्य अमेरिका के एक विद्वान KUR केनेडी, अगर आप इन्हें सिंधु घाटी सभ्यता के एकमात्र डॉक्टर कहें तो ज्यादा ठीक लगेगा, क्योंकि जितने भी बायोलॉजिकल फैक्ट्स दिए हैं वो इन्होंने ही दिए हैं। और उन्होंने ये पाया कि जो मोहनजोदड़ो से कंकाल प्राप्त हुए उनमें मलेरिया से मृत्यु का साक्ष्य है। इसका मतलब उस समय भी मलेरिया बीमारी होती थी और उससे मृत्यु हुई है। ये इस तरह का साक्ष्य इन्होंने जुटाया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कहाँ से प्राप्त है, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त है। इसके अलावा एक और प्रमाण बहुत महत्वपूर्ण है। दो बाघों से लड़ता एक मनुष्य दो बाघों से लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और संभवतः ये इस तरह की कोई शर्त रही होगी जो राज्य प्राप्ति के लिए, साम्राज्य प्राप्ति के लिए एक कसौटी के तौर पर रहा होगा। मोहनजोदड़ो की जो अभी एक मूवी आई थी उसके अंदर भी इस तरह का एक दृश्य फिल्मांकित किया गया है। तो उसी को यहाँ पर इसी को संदर्भ बनाकर वहां पर पटकथा लिखी गई है। तो आपको ध्यान रखना है, दो बाघों से लड़ता एक मनुष्य भी हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है, इस तरह का चित्रांकन हमें कहाँ से मिला है, तो ये भी हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। चलिए, अब ये सिंधु घाटी सभ्यता के एक महत्वपूर्ण स्थल मोहनजोदड़ो के सारे अवशेष हमारे सामने आ गए और हम इसको आसान करने की एक छोटी सी कोशिश कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें मिला पशुपति शिव। तो हमें ध्यान रखना है कि हड़प्पा से मातृ देवी का चित्रांकन मिला था। तो यहाँ से मोहनजोदड़ो दूसरा स्थल है, वहां लेडीज फर्स्ट है तो जेंट्स सेकंड है। तो यहाँ पर देवता कौन है, पशुपति शिव। और पशुपति शिव जहाँ पर होंगे तो वहां पर आपको पता है शिव के बारे में कहा जाता है शमशान में निवास करते हैं, भस्म रमाते हैं। तो ये मुर्दों का टीला है। हम जब कहते हैं कि मोहनजोदड़ो मुर्दों का टीला है तो उसका मुख्य अभिप्राय क्या है कि यहाँ से हमें किसी भी तरह का कब्रिस्तान प्राप्त नहीं हुआ है। शव बिखरे हुए मिले, व्यवस्थित नहीं है। और व्यवस्थित नहीं है तो आपको इसे जोड़ना है पशुपति शिव से कि मुर्दों का टीला है और यहाँ पर पशुपति शिव इनके मुखिया हैं, इनके देवता हैं। शिव के सामने नर्तकी का नृत्य आपको ध्यान रखना है। मातृ देवी थी तो पुरुष नर्तक था, यहाँ पर पशुपति शिव देवता है, पुरुष है, तो यहाँ पर महिला का नृत्य। और महिला के नृत्य के लिए अति आवश्यक वाद्य यंत्र, क्योंकि महिलाओं का ही
प्रमुख कार्य नृत्य करने का माना जाता है, तो वहां पर कांसे की नर्तकी के लिए वाद्य यंत्र तो प्राचीन तबले के प्रमाण भी हमें यहाँ से प्राप्त हो जाते हैं। तो ये आपको तीनों अटैच कर लेना है कि मोहनजोदड़ो दूसरा स्थल है तो पशुपति शिव मिलेंगे, मुर्दों का टीला है तो शिव मिलेंगे, कांसे की नर्तकी मिलेंगी और उसके साथ वाद्य यंत्र के प्रमाण भी मिलेंगे। तो तीनों एक साथ समाहित करेंगे हम। इसके बाद अगर आप ये देखेंगे कि मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, तो इसका मतलब ये महानगर है, और जब ये महानगर है तो सारी बड़ी बड़ी संरचनाएं यहाँ देखने को मिलेंगी। देखिए, वृहत अन्नागार, वृहत स्नानागार, स्तूप, बहुत बड़ा होता है स्तूप, महाविद्यालय और सभा भवन, ये सारे के सारे संदर्भ आपको इस ओर लेकर जाएंगे कि महानगर में ही इस तरह की बड़ी संरचनाएं प्राप्त होती हैं, तो मोहनजोदड़ो में ही ये आपको मिलने वाली है। तो ये पांचों को भी आप एक साथ याद करने की कोशिश कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि महानगर है तो फैशन टेक्नोलॉजी भी आपको यही मिलेगी, वस्त्र और धागे के प्रमाण भी आपको यहीं से मिल जाने वाले हैं, और योग की आवश्यकता भी महानगर के लोगों को या गांव के लोगों को तो आवश्यकता पड़नी नहीं, तो योगी की मूर्ति भी हमें कहाँ से प्राप्त हुई है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। मलेरिया के साक्ष्य और 2 बाघों से लड़ता एक मनुष्य, तो इस तरह से हमारी बातचीत को हम कंप्लीट करेंगे कि मोहनजोदड़ो से ये सारे प्रमाण हमें प्राप्त हुए हैं और 2 महत्वपूर्ण स्थल जिनसे सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, और मैं तो कहूंगा कि मोहनजोदड़ो से ही सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको इसके सभी फैक्ट्स को एक रोचक तरीके से याद करने की कोशिश करनी है। ये था हमारा वीडियो नंबर 7, महेश तनेजा यूट्यूब चैनल, महेश तनेजा इंडियन वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल, वीडियो नंबर 7 और सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट नंबर 3। तो आपको ये सब याद कर लेना है। बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से इतिहास पढ़ना है। लगे रहिए, जुड़े रहिए, सफलताएं प्राप्त करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।